अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोपोनिक्स, या इसे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक भी कहा जाता है। और इसके अदर जो नेम्स हैं उनमें एक्वा कल्चर, न्यूट्री कल्चर और सॉइल लेस कल्चर भी इनको कहा जाता है। अगर हम इसके लफ्ज़ी मतलब पे देखें, लफ्ज़ी मतलब को देखें तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और पोनिक्स का मतलब होता है लेबर, यानी पानी को इस्तेमाल करना। किस लिए? पौधों को ग्रो करवाने के लिए। अब इसका मकसद क्या है और इसको क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है? हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो है ये लेटेस्ट टेक्निक है जो पौधों को ख़ास किस्म की वैरायटीज़ को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, लैंड है, वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने जो कल्टीवेशन की जो लैंड्स हैं उनका जो रकबा है उसको बहुत कम कर दिया है। और बहुत सारे ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुदरती आफात जैसे जो फसलों को तबाह कर सकते हैं, उनसे निमटने के लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ताकि पौधों को एक कुदरती की बजाय आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रो करवाया जा सके। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए ग्रो करवा सकते हैं? उसमें हमारे पास लेटसेस आ जाती हैं, स्पिनच पालक आ जाती है, टोमेटोज़ आ जाते हैं, पेपर्स आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, हर्ब्स आ जाती हैं, केल आ जाता है। इस तरीके के जो प्लांट्स हैं उनको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए आम तौर पर ग्रो करवाया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम भी आज 2 या 3 डिफरेंट मेथड इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का वो है स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर। स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बीकर है या एक गमला ले लें या एक पॉट ले लें या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जिस पे आप अपने पौधे को ग्रो करवाएंगे। उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगी। सादा पानी जो है वो हम यूज़ करेंगे जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हुए हैं। ऐसे वाटर को हम एरेटेड वाटर कहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं माइक्रो और मैक्रो ऑलरेडी हमने मिक्स किए होते हैं। एक तरफ से हम एरेटिंग ट्यूब डाल देते हैं जो कि ऑक्सीजन को पंप करती है पानी के अंदर, ताकि पानी जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बरकरार रहे, ताकि जो पौधे हैं वो हाइपोक्सिया का शिकार ना हो सकें। दूसरी तरफ हमारे पास एक फ़नल है जिसके ज़रिए हम जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो प्लांट जो है वो ग्रो करता है और उसके ऊपर जो आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको हासिल हो जाते हैं विदाउट एनी सॉइल। इसी तरीके से अगर हम दूसरा तरीका देखें तो इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस फ्लो सॉल्यूशन कल्चर। इसका जो सेटअप है वो इस तरीके से बनाया जाता है। हमारे पास एक रेजरवॉयर है, एक टैंक है जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमने ऐड किए हुए हैं। इसके साथ ही लिंक्ड एक और ट्रे है जिसके अंदर हमने जो पॉट्स हैं उनको अरेंज किया हुआ है जिसमें आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रिएंट पंप है जो यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो इन पॉट्स को प्रोवाइड करता है जहाँ पे रूट्स मौजूद हैं इन पौधों की। तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इनकी रूट्स में से गुजरता चला जाता है और इस ट्यूब से दोबारा वापस इस टैंक में आ जाता है। इसके साथ साथ हमने इस रेजरवायर के अंदर एयर पंप भी रखा हुआ है जो ऑक्सीजन को या एयर को वाटर के अंदर पंप करता रहता है ताकि
पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ ना होने पाए और पौधों को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन मिलती रहे। याद रखें, कोई भी मेथड हो उसके लिए हम आमतौर पर pH जो है वो 5.5 से 6 रखेंगे। टेम्परेचर जो है वो हमारा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके अलावा पौधों को हमवार जगह चाहिए, हवा चाहिए, 5 या 6 घंटे की दिन की रोशनी चाहिए, या आर्टिफिशियल लाइट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो एरेटेड वाटर होता है, जिसके अंदर मिनरल न्यूट्रिशन हमने ऐड करनी है, उसमें वो तमाम मिनरल्स माइक्रो और मैक्रो मौजूद होने चाहिए जिसकी पौधे को ज़रूरत है। अब इसके लिए रिसर्च हम कर चुके हैं या बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि कौन से पौधे को किस किस्म की न्यूट्रिशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम उसको वही न्यूट्रिशन जो है वो मुहैया करें। तो आम तौर पर हम जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कैल्शियम, सल्फ़र, पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम प्रोवाइड करते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम आयरन, मैंगनीज़, जिंक, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, निकल एंड मोलिब्डेनम जो है ये हम आमतौर पर हम इन पौधों को प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो। अब हम आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका जो है इसे एरोपोनिक्स भी कहा जाता है। एरोपोनिक्स में हमने एक अपरेटस यहाँ पे सेट किया हुआ है जिसमें हमारे पास एक रेजरवॉयर है जिसमें हमने एरेटेड वाटर और मिनरल्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। वाटर पंप भी लगा हुआ है। ऊपर आपको पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर हमने अपनी चॉइस के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करवा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वाटर पंप है इनकी रूट्स के ऊपर बारीक बारीक फवार की शक्ल में, मिस्ट की शक्ल में वक्फे वक्फे से पानी डालता रहता है, जिसके नतीजे में वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें पौधों को मिलती रहती हैं और पौधे जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा भी अब और तरीके भी आ चुके हैं जिसमें कुछ प्लांट जो हैं उनको सॉलिड मटेरियल में भी ग्रो करवाया जाता है जो कि मिट्टी के अलावा होता है। जैसे सैंड हो सकती है, कॉटन हो सकती है या इस तरीके के दूसरे मटेरियल में। इसके अलावा जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है इसके अंदर भी नए नए तरीके जो हैं वो आ रहे हैं। तो एनी हो, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और हम इसको क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली है एडवांटेजेस की। नंबर 1, आपको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स के लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा आप अपने कमरे में, अपनी छत के ऊपर, किसी भी मुनासिब जगह पर इंडोर और आउटडोर इस अपरेटस को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रीयूज़ ऑफ वाटर, पानी ज़ाया नहीं होता। हम पानी को बार बार इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी के जो कमी है उसके मसले पर काबू पाया जा सकता है और बहुत सारे पानी को बचाया जा सकता है। रिड्यूस न्यूट्रिएंट लॉस, क्योंकि पौधे को एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया जा रहा होता है, लिहाजा न्यूट्रिएंट्स यानी जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ज़ाया होने के चांसेस नहीं होते। क्योंकि जब आप पौधों को खेतों में ग्रो करवाते हैं तो बारिश के पानी के ज़रिए ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बह कर दरियाओं, नदी नालियों में चले जाते हैं और इसके अलावा ज़मीन के अंदर भी सीप कर जाते हैं, जिससे बहुत सारे मिनरल ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं होगा। पौधे जो हैं वो उनकी ग्रोथ यूनिफॉर्म होगी क्योंकि उनको मुनासिब और एक्यूरेट और हर तरह से मुनासिब माहौल मिल रहा है, जबकि मिट्टी में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा यील्ड बहुत ज़्यादा होगी। जो पौधे मिट्टी में आपको 1 kg प्रोडक्ट देते हैं वो यहाँ पर आपको उससे डबल या ट्रिपल गुना यील्ड दे सकते हैं। हार्वेस्टिंग में बहुत आसानी होती है क्योंकि आप एक छोटी सी लिमिटेड जगह पे या खुली जगह पर भी लगा रहे होते हैं तो पौधों को पिक करना, हार्वेस्ट करना बहुत ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। इसमें क्योंकि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ नहीं होता तो इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हमारे माहौल में जो पोल्यूशन है, वाटर और एयर पोल्यूशन, उसकी सबसे बड़ी वजह पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का बेहिजा इस्तेमाल है। तो इस मेथड में क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता लिहाजा बहुत सारी पोल्यूशन से बचा जा सकता है।
सेविंग ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा मेहनत से बचा जा सकता है जो ज़मीन को करनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर वन, इसके लिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए होगा। ये तरीक़ाकार भी एक्सपेंसिव है। बाज़ दफ़ा तो सिर्फ ना एस्ट्रोनॉट्स इसको स्पेस में यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉमन हो गई है और अब ये लोग इसके बारे में बहुत सारा जान चुके हैं, इसलिए अक्सर लोग आजकल हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक को जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर ऐसा ही होगा, जब हमारे पास लैंड नहीं बचेगी तो हम अपने घरों में, छतों के ऊपर, अपने कमरों के अंदर ऐसे ही फूड ग्रो करवा के अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।